बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 7। और इसके बाद हमारी कोई एप्लीकेशंस इसकी शुरू होंगी इक्वेशन की, अलजेब्रा की, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी और इसके बाद आपने क्वेश्चन रिपीट करके लिखना है। 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1, फिर प्लस डालेंगे, यहाँ पर 3y प्लस 5 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 से, और दूसरी साइड पर 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 मौजूद है। यहाँ पर डिनोमिनेटर को देख के आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो पहला तो y प्लस 1 है, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, लेकिन जो सेकंड डिनोमिनेटर है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, इसके फैक्टर्स बनेंगे। और इसके लिए आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक किस तरह की जाएगी? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस 3 आ जाता है। और अब आपने 3 के फैक्टर्स बनाने, 1 और 3 ही आएंगे। अब 1 और 3 से क्योंकि मिड टर्म बनाई जा सकती है, यानी प्लस 1 प्लस 3 करें प्लस 4 आता है, तो इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी वाई स्क्वायर लिखा जाएगा और फिर ये 1, इसी तरह y आ जाएगा और ये 3y प्लस 3 लिखा जाएगा। इस टेक्निक को कहा जाता है मिड टर्म ब्रेक करना, और ये आप लोगों ने 9th में फैक्टराइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी। खैर, अब पहली 2 टर्म्स में से y कॉमन ले लें, y प्लस 1 आता है, फिर प्लस 3 कॉमन ले लें, यहाँ से भी y प्लस 3 आता है और y प्लस 1 आता है। और यहाँ से हम लिखेंगे एक फैक्टर है y प्लस 1 और दूसरा है y प्लस 3। जहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन था वहाँ पर ये 2 फैक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, और जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1, फिर प्लस डालेंगे 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाई, एक फैक्टर आया है इसका y प्लस 1 और दूसरा है y प्लस 3, और दूसरी साइड पर 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 आ जाएगा। अब इसका जो LCD है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा सारी टर्म्स को, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 से। जब आप इन सब टर्म्स को y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। फिर दोबारा आपने यहाँ पर y प्लस 1 और y प्लस 3 लिखना है, क्योंकि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई की जा रही है वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। इस तरह यहाँ पर y प्लस 1 और y प्लस 3 आ जाता है। और एंड पर चलें तो यहाँ पर भी वो दोनों आ जाएंगे, y प्लस 1 और y प्लस 3 और 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 3। अब कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स को, ये y प्लस 3 इससे कट जाएगा, ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे, इसी तरह ये इससे कट जाएगा। और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशंस हैं उन्हें मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई कर लें। 5 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 5y प्लस 5 3 ज़ा 15 आ जाता है। इसी तरह ये 3y प्लस 5 तो इसी तरह आ जाएगा, और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर 2 और y प्लस 1 है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 2y प्लस 2 आ जाता है। 5y और 3y 8y बनेगा। 15 प्लस 5 20 के बराबर है, और यहाँ पर ये 2y प्लस 2 है। इनकी टर्म्स y वाली टर्म्स एक तरफ करें, 8y माइनस 2y आता है, और ये 2 माइनस 20 आएगा। यहाँ से ये 6y और माइनस 18 बनता है, y की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपने अपने प्रोवाइडेड जो आपका ऑब्टेन्ड आंसर आएगा इसे चेक भी करना है। तो जब आप इसको चेक करते हैं आपको नज़र आएगा कि ये y इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करें तो ये वाली टर्म आपकी अनडिफाइंड हो जाती है। तो चेक करने के लिए हम पहले क्वेश्चन की मदद से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में बना रहे थे। y डिवाइडेड बाय ये y की 5 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू प्लस 1, फिर प्लस 3, इसके साथ भी माइनस 3 प्लस 5 आ जाएगा, और ये भी माइनस 3, फिर माइनस 3 का स्क्वायर आता है, फिर 4 टाइम्स माइनस 3 और फिर प्लस 3, और दूसरी साइड पर 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा। आपने चेक में इतना लिखने के बाद फिर लिखना है कि ये पूरी टर्म जो है वो 1/0 है, और ये 0 डिनोमिनेटर में आएगा, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह ये वाला भी जो टर्म है ये भी अनडिफाइंड हो जाता है। जब ये अनडिफाइंड हो जाएंगे
तो हम कह देंगे सिंस गिवन एक्सप्रेशन इज़ नॉट डिफाइंड एट y इक्वल्स टू -3, तो हम इसकी वजह से इम्प्लीकेशन देंगे कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एक बेसिक टेक्निक को लेकर चलते हैं तो इसको आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 3 वर्ड प्रॉब्लम से बड़े इंटरेस्टिंग है। इनको जो है वो हम अभी अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कलीम साहब हैं कोई, जो कि लॉन मूव कर सकते हैं 4 घंटे में, 4 आवर्स में एक गिवन लॉन जो है। हम इस क्वेश्चन को रीड कर रहे थे। कलीम जो है वो लॉन को 4 आवर्स में कंप्लीट करता है। इसी तरह एक और साहब हैं मुइज़, वो सेम लॉन को 5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। हमने ये बताना है कि ये अगर मिल के काम करें, बोथ वर्क टुगेदर, तो लॉन को मूव करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जब आपके पास टेस्ट पेपर या पेपर आता है तो आप ना वर्ड प्रॉब्लम्स का एनालिसिस कर लिया करें तसल्ली से उसी वक्त, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो आपने करना है उसके नोट्स पेंसिल से आंसर शीट पर बना लें। इससे आपकी जो एरर के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और जब आप सवाल करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। तो कलीम ने 4 आवर्स में लॉन मूव किया, मुइज़ ने 5 आवर्स में लॉन मूव कर सकता है। अब दोनों ने मिलकर वर्क टुगेदर करें तो कितने टाइम में, और लॉन्ग का मतलब होता है कितना वक्त लगेगा, यानी हमें टाइम निकालना है इनके काम करने का। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है वर्क रेट प्रॉब्लम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क का प्रॉब्लम है। इनको पहले हम रेशोज़ में करते थे, उसके लिए आप ये तो मालूम कर लेते थे कि इन्हें अलग अलग कितना टाइम लगता है, एक कितना कर रहा है दूसरा कितना, रेशोज़ के ज़रिए रिलेट किया जा सकता था। लेकिन अब हमने इनके ये मालूम करना है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रॉपर वर्ड की या डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखें कि कलीम कैन मूव लॉन कितनी देर में, 4 आवर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेट अच्छा, ये हम लोगों ने, ये मैंने बाद में बनाया थोड़ा सा कि मून लॉ मूव करने में 4 आवर्स लग रहे हैं। तो ये आपका मैंने ये पूरा लॉन को डिपिक्ट किया है इस रेक्टेंगल से, और 1 और ईच सेक्शन, यानी टोटल 4 आवर्स में ये 4 सेक्शंस में ये पूरा लॉन कवर हो रहा है। और मुइज़ ने जो है वो 5 आवर्स में किया। सेम लेंथ और वेट का एक लॉन है जिसको 5 सेक्शंस में यानी 5 आवर्स में कवर किया जा रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम रेट ऑफ कलीम वर्क निकालेंगे कि कलीम ने जो वर्क है वो किस रेट पर किया। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम 1/4 पर और के हिसाब से जो है वो इसका वर्क आ जाएगा। इसी तरीके से पर और के हिसाब से अगर आपने रेट निकालना है मुइज़ के काम करने का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ मुइज़ मूविंग, और इसके लिए आपके यहाँ पर 1/5 पर और आ जाता है। अब क्योंकि हमने इनका कंबाइंड टाइम निकालना है तो आप पहले कंबाइंड रेट निकालेंगे, कंबाइंड वर्क रेट। और कंबाइंड वर्क रेट के लिए आपको बताता चलूँ कि हम दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी रेट ऑफ कलीम जो कि 1/4 था प्लस रेट ऑफ मुइज़ जो कि 1/5 था। तो ये इनका कंबाइंड रेट निकल आएगा। इस तरीके से पर और की टर्म्स में जब आप इसके एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 5 4s इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखने 20 आता है। 5 1 5 और 4 1 4, ये 5/4 डिवाइडेड बाई 20 पर और बनता है। और जब आप इसे ऐड कर लें तो ये 9/20 पर और बनेगा। और अगर आपने रेट से टाइम पर जाना है कि कंबाइंड वर्क करने से जो टाइम लग रहा है हाउ लॉन्ग का आंसर करना है, तो टाइम टेकन
बाय वर्किंग टुगेदर, कि एक साथ करने से जो उन्हें टाइम लग रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 1 डिवाइडेड बाय रेट करेंगे। अब क्योंकि रेट आया है 9/20, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 9/20 बनेगा और यहाँ पर टाइम आवर्स में निकल जाएगा। अब इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 20/9 आवर्स बनता है। और अगर आप इसे मज़ीद मिक्स में लेके जाना चाहें तो ये 9, 2 और 2/9, 2 होल प्लस 2/9 आवर्स बनते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहले ना हम 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी वर्क रेट की ही बात हो रही है, इसलिए मैं उसको पहले ऑप्ट कर रहा हूँ। वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक्स वसी, यानी वकार की जो मेजरमेंट दी है कि कैलकुलेशन दी है टाइम की, वो डिपेंड कर रही है वसी के ऊपर। यानी अगर आप वसी को x कहते हैं तो वकार का जो टाइम है वो x + 9 बनेगा, क्योंकि वो 9 घंटे ज़्यादा लेगा एक दीवार को बिल्ड करने में। फिर वो बता रहे हैं कि दोनों ने मिलकर जो टाइम लगाया है वो 20 आवर्स का है। और फिर कहा जाता है जो रिकॉर्ड है वो ये है कि कितना टाइम लगेगा कि अगर ये दोनों बंदे अलग अलग काम करें। तो इसके लिए भी आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेना है अपने रफक में जो वर्किंग होती है उसमें। और इसके मुताबिक अगर आप लेट कर लें, हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं, लेट x बी द टाइम टेकन बाय वसी टू बिल्ड द वॉल। तो फिर देन x + 9, क्योंकि उसने 9 आवर्स ज़्यादा लिए, लॉन्गर देन वसी लिए, तो x + 9 आवर्स विल बी टेकन बाय वकार आ जाएगा। और फिर आप गिवन पर चलें तो इनका जो गिवन टाइम है वो लिख लेते हैं कि गिवन टाइम दिया जा रहा है 20 आवर्स के बराबर। अब गिवन टाइम के लिए हमें मालूम है कि गिवन टाइम उन्होंने 20 आवर्स दिया हुआ है। इसकी बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे और x और x + 9 आवर्स लग रहे हैं जो कि टाइम लगा रहा है वसी और वकार मिलके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये गिवन टाइम है और हमने रेट की मदद से इधर पहुँचना है, तो हम यहाँ पर अब गिवन टाइम लिख लेते हैं। ये गिवन कंबाइंड टाइम है, तो हम इसकी मदद से गिवन रेट, कंबाइंड रेट निकाल लेंगे। और कंबाइंड रेट इस केस में हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 20 के। और अगर आप इनके इंडिविजुअल रेट्स को देखें, क्योंकि आपने कहा था x आवर्स लग रहे हैं वसी को बिल्ड करने में, तो इसका रेट हम यहीं पर लिख लेते हैं कि रेट 1/x बन जाएगा। और इसी तरह वकार का जो रेट है वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x + 9। अब इन दोनों की मदद से कंबाइंड रेट वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे। यहाँ पर आपके 1/x आ जाएगा और दूसरे का रेट 1 डिवाइडेड बाय x + 9 इक्वल्स टू 1/20। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। उसके लिए आप पहले इनका एलसीएम लेंगे, x टाइम्स x + 9 आ जाएगा, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा x + 9 और यहाँ पर x आ जाता है। इस साइड पर आ जाएं तो ये 1/20 मौजूद है। ये x और x 2x बन जाएगा +9, और इस साइड पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x और x, ये x² + 9x आ जाता है। ये वाला जो 20 है, जब आपने ये इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x² + 9x आ जाता है और 20 × 20 - 40x आ जाएगा। +9 की भी जगह शिफ्ट करें तो ये -9 = 0 बनता है। यहाँ से x² - 31x और -9 = 0 आएगा। अब ये आपकी मेन इक्वेशन बनेगी। इसी को आगे लेकर चलते हैं
और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन आई थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 31x और माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बाय फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 31 आ गई और c की वैल्यू माइनस 9 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a आ जाता है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम सामने वर्कआउट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट भी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम a और माइनस 9। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होके आपके पास 41 के बराबर आ जाता है। जब आप इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे प्लस माइनस यहाँ 41 आता है, इस साइड पर माइनस 31 है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। एक दफ़ा आपने इसे पॉजिटिव के साथ सिंप्लीफाई करना है, तो x इक्वल्स टू माइनस 31 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस 41 डिवाइडेड बाई प्लस 41 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 2, इसे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। और जब माइनस करेंगे तो ये 10/2 5 के बराबर आ जाता है, 5 आवर्स के बराबर आ जाता है। और इसके जो दूसरा पॉसिबल आंसर है उसको भी देख लेते हैं। माइनस 31 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 2, इन्हें सॉल्व करें माइनस 72 आता है और नीचे भी 2 आता है, इसे सॉल्व करें तो ये माइनस 36 है। अब इस पूरे में आपके पास ये x की दूसरी पॉसिबल वैल्यू आई है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हमने कोई गलती की होगी, बल्कि इनफैक्ट मैंने देख लिया था कि 20 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने यहाँ पर ना गलती से माइनस 9 लिखा है, हालांकि 29 से 180 होता है, तो ये माइनस 180 आ जाएगा। जब आप इसे 180 करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके माइनस 180 आता है, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस की जगह 180 माइनस 180 लिखते हैं तो ये भी 180 आ जाएगा, फिर ये 41 आएगा। और इसी तरह आगे चलते रहें तो इसकी वजह से फिर मज़ीद ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर आपके ये प्लस में होगा, ये वाला भी सिंप्लीफाई होने के बाद 36 और प्लस में हो जाएगा, और ये वाला माइनस में, इसमें भी मैं अभी आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि कहाँ पर गलती है ताकि वो भी करेक्ट हो जाए। अच्छा, दूसरा जो इसमें एक और गलती हुई वो ये हुई है कि यहाँ पर देखें b की वैल्यू नेगेटिव थी, तो ये वाला साइन आपका यहाँ पर बाहर नेगेटिव आना था माइनस b का, और ये प्लस हो जाता है। जब आप ये प्लस करेंगे तो इस साइड पर ये दोनों देखें, ये प्लस 31, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ एक दफ़ा आपको, यहाँ से आगे की ना वर्किंग मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि आप मज़ीद कंफ्यूज ना हों, ये थोड़ा सा ओवरलुक हो गया था। तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 31 प्लस माइनस 41 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा आपने इसे 31 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 करना है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 36 आ जाती है और में, और जो दूसरी अल्टरनेट वैल्यू बनती है वो 31 माइनस 41 डिवाइड बाई 2 बनता है, ये वैल्यू -5 बनेगी। और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो therefore x equals to -5 is not solution। तो ये x की वैल्यू 36 और आ जाएगी, और ये है क्या, x हमने लेट किया था यहाँ पर, अगर आप दोबारा देखें तो x हमने वसी का टाइम नोट किया था, 36 और आ जाएगा वसीज टाइम। और जब आप इसमें x प्लस 9 करेंगे तो ये 36 प्लस 9 45 और टाइम आ जाएगा कलीम का। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। एक दो साइन की गलतियां हुई थी, पहली गलती मैं फिर बताता चलूँ कि 20 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर -180 आता है, और दूसरा जब आपने ये वैल्यू पुट की थी तो -b है, इस माइनस की वजह से इनका साइन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पहले आंसर में साइन का फ़र्क आ रहा था, जिसको मैंने बाद में रेक्टिफाई कर दिया।
तो ये सारा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्रिपेयर्ड नहीं है, ये जस्ट इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इसलिए इनमें गलती की गुंजाइश है और गलती हो सकती है जिसको बाद में चेक करके करेक्ट करवाया जाएगा ताकि आपका भी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और अब हम जो एक क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का उसकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमने 8 पेंट मिक्सर, हमारे पास 8 पेंट मिक्सर है एक पेंट का, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ येलो एंड ब्लू पेंट इस्तेमाल की गई। तो हम यहाँ पर ना 8 पेंट्स बॉक्सेस से डिनोट करके देखते हैं कि ये किस तरह का मिक्सर है कि जिसमें इक्वल अमाउंट हैं किसके, ये ब्लू, येलो और ब्लू के। तो जब आप इक्वल अमाउंट कहेंगे तो अगर हम इनमें एक जितना जो है वो कलर करें येलो और उसके साथ ब्लू का, तो ये कोई ग्रीन कलर का शेड बनाया गया है और वो इस तरह का है। इसमें इक्वल अमाउंट है किसकी, येलो और ब्लू कलर की। अब यहाँ पर अगर आप मज़ीद देखते हैं तो उन्होंने ये भी दिया हुआ था सवाल में कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी बनी हुई है पेंट की या इनिशियल क्वांटिटी बनी हुई है पेंट की, उसमें येलो और ब्लू इक्वल अमाउंट में मौजूद हैं। यानी अगर हम दोनों की अलग अलग बात करें तो ये 8/2 पेंट्स बनेंगे, क्योंकि टोटल पेंट 8 पेंट्स हैं। तो उसको जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 पेंट जो है वो इक्वल अमाउंट आएगी येलो और ब्लू पेंट की, जिसकी वजह से जो है वो ग्रीन पेंट बनाया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं और हमने जो क्वांटिटी ऐड करनी है येलो की उसको x कह देते हैं। न्यू क्वांटिटी जो है वो फिर इनिशियल प्लस एडेड वैल्यू आएगी, इनिशियल या ओरिजिनल 4 पेंट था, उसमें जब आपने येलो कलर ऐड किया x तो ये x + 4 पेंट बन गया। ये वो क्वांटिटी है येलो की जो कि आपके नए कम्बिनेशन में नज़र आएगी या नए मिक्सर में नज़र आएगी। और फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं टोटल मिक्सर या मिक्स क्वांटिटी बनती है न्यू क्वांटिटी ऑफ येलो प्लस न्यू क्वांटिटी ऑफ ब्लू, क्योंकि इन दोनों से जो है वो मिलाकर एक नया शेड ग्रीन कलर का बनाया जा रहा है। और उस नए शेड में ये बताया जा रहा है कि न्यू क्वांटिटी ऑफ येलो और न्यू क्वांटिटी ऑफ ब्लू को मिलाएंगे तो वो नया शेड आएगा। न्यू क्वांटिटी ऑफ येलो x + 4 थी और जो न्यू क्वांटिटी ऑफ ब्लू है उसमें नो चेंज लिखा हुआ है, यानी जितनी ओरिजिनल थी उतनी ही रहेगी। अब इनकी वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हैं तो x + 4 न्यू क्वांटिटी ऑफ येलो आ जाएगा और मज़ीद ये वाला जो 4 है ये आपकी ब्लू की क्वांटिटी है, यानी जो नया कलर बन के टोटल क्वांटिटी नए कलर की होगी वो x + 8 पेंट्स के बराबर होगी। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह जो है वो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन बनाने के लिए जो परसेंटेज ऑफ येलो है उस शेड के अंदर वो 80% होगी। हम इस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये 0.8 बनता है और परसेंटेज येलो निकालने के लिए जो नई क्वांटिटी है उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से, इनिशियल क्वांटिटी से, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी से, तो आपके पास क्या आ जाती है, इसकी परसेंटेज ऑफ येलो आ जाएगी जो कि यहाँ पर 0.8 दी हुई है। अब आपकी जो न्यू क्वांटिटी येलो की थी वो x + 4 थी और जो आपके पास टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी नहीं आएगा, ये टोटल क्वांटिटी आएगी, क्योंकि जब आपने परसेंटेज लेनी होती है तो आप जिस चीज़ की परसेंटेज लेनी हो उसे टोटल से डिवाइड करते हैं। तो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगा, यहाँ से ये x + 4 आता है टोटल क्वांटिटी। अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट की थी x + 8, तो ये x + 8 आ जाएगा जो कि 0.8 के बराबर है। अगले स्टेप में आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 12 पेंट्स आए,
यानी जो क्वांटिटी आप येलो की ऐड कर रहे हैं वो 12 पॉइंट्स के बराबर होगी, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, और इसको आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से लाजमी कर लेनी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपके स्कूल के अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। थैंक यू सो मच। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।